अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाजरीन, बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खेल आ चुका है। सुपर ओवर चल रहा है और इस ओवर में या तो विकेट गिरेगी या छक्का लगेगा। अब वो टुक टुक वाली गेम दोनों तरफ ही नहीं रही। हुकूमत और ऑपोजिशन इक्वली कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। ऑपोजिशन का कहना है कि हम इमरान खान को इस बार घर भेजकर ही दम लेंगे, जबकि हुकूमत ये कहती है कि अव्वल तो आपकी ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब ही नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो आपका असल चेहरा अवाम ने देख लिया है। इमरान खान के लिए विन विन है, वो दोबारा 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे। सो देखते हैं कि किसके दावे हकीकत का रूप धारते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के हुकूमत के सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्पोक्स पर्सन, जो इमरान खान के नजरिए को और उनकी इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा है, पास कौन सा पत्ता है, वो सरप्राइज कौन सा देने वाले हैं, उस हवाले से इनसे ज्यादा वाकिफ कोई नहीं। वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए कि क्या होने जा रहा है, कौन सा सरप्राइज आप लोग देने जा रहे हैं अवाम को और अपोजिशन को, और इत्तेहादियों की सुनाएं। देखिए, सबसे पहले तो इंशाअल्लाह तमाम तर तवज्जो तरीके इंसाफ की उस अजीम शान इज्तिमा के ऊपर है जो 27 तारीख को इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से 10 लाख लोग इंशाअल्लाह उसमें शिरकत करेंगे और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इंशाअल्लाह वो इज्तिमा होगा। और वो ये जो इज्तिमा है इस्लामाबाद का, ये आपके अगले सियासी धारे का नुक्ता आगाज होगा। और आप देखेंगे कि किस तरह लोग जौक दर जौक निकलेंगे और अपने जो लीडर है, जो पाकिस्तान का लीडर है, आलिम इस्लाम का लीडर है, उसके साथ एक यकजहती के इजहार के लिए ये लोग निकलेंगे। और उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो अरकान हैं वो पहले ही इस वक्त हमसे राब्ते में हैं, वो वापस आएंगे। उसके बाद कल आज मीटिंग हुई है MKM से, कल PMLQ से मीटिंग होगी और उससे मुताबिक इंशाल्लाह वो भी मामला अपने काबू में आएंगे। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये बहुत ऑपोजिशन की जानिब से दावा किया गया कि आपकी काबीना के 3 वज़रा ऐसे हैं जो उनके साथ राब्ते में हैं और वो किसी भी वक्त उनके साथ शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। अभी तक उस हवाले से कोई खबर नहीं आई। आपकी इस हवाले से क्या खबर है कि आपके अंदर भी कोई मीर जाफर, मीर सादिक मौजूद है? तो देखिए, क्या छोटली छोड़ना जिसको हम कहते हैं कि जरा ऐसी छोड़ी जाए ताकि लोग। बिल्कुल सही। अच्छा फवाद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं। जी अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को ऑपोजिशन कहती है कि वो हमारे वजीर आजम के अगले उम्मीदवार होंगे। आपको किस हद तक उनके इस बात में सीरियसनेस लग रही है? क्योंकि सलीम साफी साहब ने कुछ दिन कबल इंटरव्यू किया और शहबाज साहब से पूछा कि क्या आप फजलुर रहमान साहब को बतौर सदर पाकिस्तान उनके लिए वोट करेंगे, तो शहबाज साहब ने कहा कि आप ऐसे सवालात ना कीजिए कि जिससे हम अभी तकसीम हो जाइए। सो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? रात को मैं देख रहा था ये क्लिप आदिल शाहजेब का डॉन में, तो उसमें तो उन्होंने कहा कि हमने इस किस्म का कोई फैसला नहीं किया। लेकिन ये तो खैर उनकी अपनी अपोजिशन का एक अपना है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। अपोजिशन के इस वक्त जितने इस वक्त है वो सारे के सारे वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, खाकान अब्बासी भी बनना चाहते हैं, बिलावल का भी दिल ललचा रहा है, जरदारी साहब भी जो है वो केक के ऊपर आंखें रख के बैठे हुए हैं। तो मैंने तो ये तजवीज़ ये दी थी कि 24 घंटे हैं तो आप लोग इस तरह करें कि 8-8 घंटों के लिए आपस में वज़ारत उज़्मा डिवाइड कर लें। और चूंकि मरियम और बिलावल को भी बड़ा शौक है तो 4-4 घंटे इनको भी बना दें। तो इससे एक बड़ा वर्केबल सोल्यूशन जो है वो पोजीशन निकाल के ला सकती है। उसके बगैर तो बड़ा मुश्किल है इनके लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा मिनिस्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल ये कि ऑपोजिशन ने आपकी तरफ एक बड़ा क्रिटिसाइज किया आपको, आपसे मुराद नहीं आपकी हुकूमत को, बिलखुसूस इमरान खान साहब पे उन्होंने चोट करते हुए कहा है कि जब एतमाद का वोट लेना था तो उस वक्त तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वजीर आजम साहब कि जिसने नहीं वोट देना, जो नहीं मुझे इस काबिल समझता वो ना वोट दे, मैं दोबारा से वोट लेकर आऊंगा। सो अदम एतमाद पर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि मैं माफ कर दूंगा? आप लोग क्यों राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको खुद पर एतमाद नहीं रहा साल बाद? नहीं, लेकिन ये मतलब इससे क्या मुराद है? हम लोगों को कहे ना कि हमें वोट दें,
मतलब इससे क्या है, इसका क्या लॉजिक है, ये आर्गुमेंट क्या है? वो ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ उनका आर्ग्यूमेंट। वो ये कहते हैं कि जिस तरह इत्तेमाद का वोट आप लोग लेकर आए थे और इमरान खान साहब 176 से भी मतलब ज्यादा वोट 178 वोट ले आए, इस बार आप लोग क्यों खुलकर उस तरह से वोटिंग पर इन्हिसार नहीं कर रहे और आप क्यों पहले ही साजबाज करने की कोशिश कर रहे हैं? और दूसरा उनका यह भी एक एतराज है कि अगर फर्ज किया कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम भी हो जाती है तो भी अब चूंकि आपके अपने अराकीन आपके खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर चुके हैं, तो क्या ये अखलाकी तौर पर आप पर फर्ज नहीं होगा कि दोबारा से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आए? मैं शायद मुत्तफिक हूं या ना हूं, लेकिन उनका एक एतराज है। नहीं, लेकिन ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो है नहीं ना, ये तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, और इसमें हमने तो लोग नहीं अपने शो करने, इसमें तो अपोजिशन ने अपने 172। हाँ जी, तो वो कहते हैं इसके बाद आप दोबारा से लेके आए, ये क्या है मतलब क्रिटिसिज्म? अभी तो 172 पहले अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस किया है, वो शो करें, ठीक है, इंशाल्लाह उसके बाद देखेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। और आखिर में फवाद साहब, लास्ट क्वेश्चन ये है कि फर्ज किया कि इत्तेहादी आपका साथ छोड़ जाते हैं, फर्ज किया, तो फिर इमरान खान साहब के पास कौन सा आखिरी ऑप्शन रह जाता है? नहीं, इत्तेहादी साथ नहीं छोड़ेंगे। अभी कल भी देखिए, एक देखो ना, पॉलिटिकल एनालिसिस भी होता है। मुझे आप बताइए कि जो एमकेएम की पॉलिटिक्स है वो कराची में पीपल्स पार्टी के साथ मिलके कैसे होगी? मतलब दोनों एथनिक पार्टीज हैं, वो एक और एथनिसिटी है, ये और ये कोई वफाकी पार्टियां तो नहीं है। या तो आप इमरान खान हो ना कि एक वफाकी पार्टी है जिसको ये इशू नहीं है किसी जुबान का, किसी वो नहीं है। इनकी तो सारी जो पॉलिटिक्स है कराची में एथनिक पॉलिटिक्स है, और मेरी तो समझ से बाहर है कि ये क्या अलायंस का कह रहे हैं। तो कराची के लोगों को, हैदराबाद के लोगों को, मीरपुर के लोगों को एमकेएम क्या मुंह दिखाएगी? और अगर ये पीपल्स पार्टी से अलायंस करते हैं, और इसी तरह से अगर चौधरी परवेज इलाही साहब या पीएमएलक्यू पीएमएलएन से अलायंस करते हैं, तो मुझे बताइए कि पीएमएलएन की और पीएमएलक्यू की पॉलिटिक्स क्या रह जाएगी? तो ये इनका एक बड़ा, एक मैं समझता हूँ कि इट्स लाइक अ फार फेच्ड थिंग। इनकी आपस में अलायंस होने से का सिर्फ एक ही होगा कि ये 2-4 महीने अगर इकट्ठे रह भी जाएंगे तो फिर ये दोनों पार्टी मुकम्मल खत्म हो जाएंगी, एमकेएम और पीएमएलक्यू इस अलायंस की सूरत। बिल्कुल ठीक। और बिल्कुल जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया। फवाद साहब, हमें वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में बस ये बताते जाइए कि आप बार बार इमरान खान साहब हर जलसे में ये कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब एहतसाब की बात आती है तो वो मकसूद चपड़ासी, वो फलाना चपड़ासी, वो तो सब खुशबाश हैं, वो तो दोबारा हुकूमत में आने के ख्वाब देख रहे हैं। तो आपने क्या एहतसाब किया है? ये एहतसाब तो हुआ है। देखो ना, मरियम नवाज कन्विक्टेड है, नवाज शरीफ कन्विक्टेड है, अरबों रुपया 487 अरब रुपया आपने रिकवर कर लिया है। अब तो इनको सिर्फ ये पड़ा हुआ है कि ये जो केस चल रहा है इस वक्त शहबाज शरीफ का, इसमें इनको घबराहट आई हुई है कि इसमें भी कन्विक्शन हो गई तो हमारा बंदा कौन बचेगा। अब तो ये इसके लिए सिर्फ चीखो पुकार हो रहा है, बाकी तो कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। फवाद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा थोड़ा सा इनकी तैयारियों के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने तमाम की मिनिस्टर्स और जो जो इनके एमएनएज स्ट्रीट पावर रखते हैं, जो उनको यकीन है कि मेरे विजन के मुताबिक चलते हैं, उनको उन्होंने एक भारी जिम्मेदारी आयद कर रखी है कि अब आपने तमाम वोटर्स को, सपोर्टर्स को मोबिलाइज करना है और इस्लामाबाद 27 मार्च को जलसे में लेकर आना है परेड ग्राउंड, ताकि हम मिलकर कौम से खिताब करें, मैं और मेरे सपोर्टर्स। सो इस हवाले से पीटीआई की क्या तैयारियां चल रही हैं, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन भी काफ़ी पुरुमीद नजर आ रही है। कल मरियम नवाज साहिबा ने मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में अपने सपोर्टर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा जो पाकिस्तान के मुल्क का हमारा जहाज है वो दोबारा से पुराने पाकिस्तान में किसी भी वक्त लैंड करने वाला है, तो आप अपनी कोशिश जारी रखिए। और वो भी इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। सो किसकी नैया पार लगेगी, कौन ज्यादा अवामी ताकत रखता है और अवामी ताकत का ज्यादा भरपूर मुजाहिरा कौन कर सकेगा, इसका फैसला तो कल ही होगा। लेकिन ब्रेक के बाद जरा आते हैं और थोड़ी सी स्नीक पीक लेने की कोशिश करते हैं कि तैयारियों की क्या सूरत हाल है। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब, जिन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प तजवीज़ दी कि अगर ऑपोजिशन रहनुमाओं को, जो कि तमाम के तमाम पार्टी हेड्स
वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद हैं, तो इनको सबको अगर एक ही जितना शौक है वजीर आजम बनने का, तो फिर दिन के घंटे डिवाइड कर लें और आपस में मिल बांट के वजारत उज़्मा को संभाल लें। सो ये इसमें तंज भी आपको नजर आया और इसमें एक कॉन्फिडेंस भी नजर आया उनका, जिससे लग रहा है कि इत्तेहादियों के साथ गेम बन गई है हुकूमत की, जो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा। लेकिन वहीं पे जैसे कि मैंने आपको इब्तिदाई में भी बताया कि ऑपोजिशन भी बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है कि हम इमरान खान की विकेट उड़ा देंगे। तो जाहिर है ऑपोजिशन इस वक्त नंबर गेम पर बहुत ज्यादा इंतजार कर रही है। लेकिन कल हमने देखा कि जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें सिर्फ फातिहा खानी हो सकी डिसीज्ड पार्लियामेंटेरियन की, वहां पर ऑपोजिशन ये तवक्को कर रही थी कि शायद अदम एतमाद पर मामला आगे बढ़ जाए, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने मंडे तक इजलास मौखर कर दिया है, जिससे जाहिर है कि ऑपोजिशन को एक धचका तो लगा, लेकिन इससे बड़ा धचका उनके लिए ये था और है कि उनके अपने ही 12 अरकान मिसिंग थे। सो पीपल्स पार्टी को अपने अंदर भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि पीटीआई के मेंबरान तो वो खरीद रहे हैं एज पर इमरान खान एलिगेशन, जो वो कहते हैं कि 20 करोड़ की बोली से लगी, 25 करोड़ की बोली उसे लगी, लेकिन अपने ही मेंबरान इनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिस पर प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाकर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अमीन असलम साहब, जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं क्लाइमेट चेंज के, और अटक से ये अपना जुलूस लेकर कल आ रहे हैं जलसे में। मलिक अमीन असलम साहब, कुछ घंटे बाकी हैं, आज हफ्ते का रोज है, क्या कहेंगे, कैसी तैयारी है 27 मार्च के जलसे की, और इससे आपकी हुकूमत क्या अचीव करना चाह रही है? ऑपोजिशन कहती है हुकूमत तो डिलीवर करती है, वो जलसे जुलूस नहीं करती, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली तो ये बात है कि इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि एक अवाम का सैलाब उमड़ के आएगा इस्लामाबाद, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो कॉल है उसके ऊपर इस वक्त पूरे पाकिस्तान से लोग हैं वो तैयार हैं आने के लिए, और अटक से भी यहाँ पे लोगों में बड़ा जोश और खरोश है, और वो ये एक ऐसा जलसा है जिस पर लोगों को कायल करने की जरूरत नहीं पड़ रही। लोग हमारे पीछे आ रहे हैं कि जी हमें आप किसी तरीके से पहुंचाएं, और इंशाल्लाह हम उनको पहुंचाएंगे, और आप देखेंगे कि कल इंशाल्लाह अवाम किसके साथ खड़ी है इसका फैसला कल इस्लामाबाद में हो जाएगा। ये एक बड़ा अहम पाकिस्तान की सियासत, और इमरान खान ने आज से 22 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो वो इस सिस्टम को बचाने के लिए शुरू नहीं की थी, बल्कि इस सिस्टम को चेंज करने के लिए शुरू की थी। उनका नारा ये था, और आज उन्होंने पूरी पाकिस्तान के सामने, सब अवाम के सामने इस सिस्टम को और इसकी कमजोरियों को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। आज ये भरे चौराहे में सिस्टम बिल्कुल बेनकाब होके खड़ा हुआ है। एक तरफ आपके वो रास्ता है जिसमें ज़मीर फरोशी हो रही है, जिसके अंदर अवाम के जो मैंडेट है उसको दाव पे लगाया जा रहा है, उसकी बोली लगाई जा रही है, बल्कि पाकिस्तान की बोली, पाकिस्तान की हुकूमत की बोली लगाई जा रही है। तो उस साइड पे इट इज अ गवर्नमेंट विच इज अप फॉर सेल, और दूसरी साइड पे इमरान खान अकेला खड़ा हुआ है जिसने इन सबको चैलेंज किया हुआ है, और वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी अवाम के जोर से, और इंशाल्लाह इस सिस्टम को मैंने बेनकाब भी कर दिया, और अवाम के सामने उन्होंने रख दिया है कि आपने हक के साथ खड़ा होना है, आपने उस पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है जो कि खुददारी के साथ जिंदा रहना चाहता है, जो कि फॉर सेल नहीं है, और जो कि इंशाल्लाह अपने फैसले आप करेगा, और जिसके अंदर ये ज़मीर फरोशी, वोटों के खरीदो फरोख्त, छांगा मांगा और सवाद की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ है, और इंशाल्लाह इमरान खान इस अहम मोड़ के ऊपर सरवाइव भी करेंगे, और सरवाइव के साथ साथ वो इस सिस्टम को हिला के रख देंगे इंशाल्लाह। चलें मलिक अमीन असलम साहब, आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी वजीर आजम इमरान खान साहब ने कल जलसे से बड़ा धुआंधार खिताब किया, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स आपके लिए निकाले हैं, वो जरा आपको क्लिप देख, उसके बाद जरा एक तीखा सा सवाल मलिक साहब से करेंगे कि बातें तो बड़ी जबरदस्त करते हैं खान साहब, तकरीबन ही हैज बीन एबल टू वॉक हिज टॉक आल्सो, जो बातें करते रहे उन पर बहुत हद तक इंडिविजुअली तो बहुत अमल किया, लेकिन जिन लोगों ने नहीं अमल किया उन लोगों ने भी तो इमरान खान साहब की हुकूमत पर ही बैडली रिफ्लेक्ट किया ना। लेकिन पहले जरा खान साहब की स्पीच में से जरा धुआंधार कुछ नुक्ते सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूं, वो जो पॉलिश नहीं होती।
अभी जो साले मोहम्मद ने बात की, इसके जमीर को खरीदने के लिए 20 या 25 करोड़ रुपए इसके सामने रखे गए। ये जो इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है, इसमें लोगों के जमीर को खरीदने के लिए 20 और 25 करोड़ की ऑफर दी जा रही है। जी नाजरीन, आपने देखा कि एक तो शहबाज शरीफ साहब पर चोट करते हुए खान साहब ने कहा कि मुझे एब्सोल्युटली नॉट कहने पर शहबाज शरीफ ने मुझ पर तनकीद की कि तुमने ऐसा क्यों कहा अमेरिका को, और फिर उन्होंने चोट करते हुए कहा उन पर कि जी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को आप अपीज करने की बहुत कोशिश करते हैं, जो कि मैं नहीं करता। सिमिलरली करप्शन पर जब बात आती है तो इमरान खान साहब खुद तो बहुत वाकई में अपराइट रहे हैं सारी जिंदगी कि करप्शन का कोई धब्बा खान साहब पर नहीं, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल ये रेज होता है कि जब इन जमीर फरोशों को, जो आज जमीर फरोश हैं, जो आज इमरान खान साहब की हुकूमत का हिस्सा होते हुए उनकी पीठ में खंजर घोंप कर अदम एतमाद कामयाब बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, और सिंध हाउस के मनाजिर हम सब ने देखे, उनको हमने खूब कंडेम किया, उनको उनके हल्के की अवाम भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं नजर आती बज़ाहिर। लेकिन सवाल तो यह है कि जिस वक्त पीटीआई इनको 2018 के इलेक्शन से कबल टिकट्स दे रही थी इन लोगों को, और इनके नजरियाती कारकुन बेचारे रो रहे थे कि हमारी हक तलफी की जा रही है, उस वक्त कहा जा रहा था कि इलेक्टेबल्स को साथ मिलाकर ही हम हुकूमत बना पाएंगे वरना मुश्किल होगा। तो मलिक अमीन असलम साहब, क्या फायदा हुआ ऐसे इलेक्टेबल्स को साथ मिलाने का कि जिन्होंने बीच मंझधार आपको आंखें दिखानी शुरू कर दी? आइंदा के लिए सबक सीखा आपकी हुकूमत ने इससे? बिल्कुल, मेरे ख्याल में इससे बिल्कुल इम्पोर्टेंट सबक सीखा, और इनको मिलाने का फायदा यही हुआ है कि इन लोगों ने ही इस सिस्टम को एक्सपोज किया है सारी आवाम के सामने, और इमरान खान आज इसी सिस्टम में से एक मजबूत और वेरी पावरफुल एंड वेरी पॉपुलर लीडर के तौर पे उभर रहे हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं कि जो जलसों में जो रिस्पॉन्स है पब्लिक का, जो पैशन है लोगों का, उनको नजर आ गया है। अगर इससे पहले किसी के दिमाग में शक भी था, वो शक अब दूर हो गया है कि अच्छाई किस तरफ है, सच्चाई किस तरफ है, और पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी किस साइड के ऊपर है। और दूसरे साइड पे वो देख रहे हैं कि एक चोरों का टोला है जो कि अपने मफादात के लिए इकट्ठा हुआ है, जमीर फरोशी की बिल्डिंग के ऊपर इकट्ठा हुआ है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अवाम इंशाल्लाह इसको सही सिमत में लेके जाएगी और उसको लीड करेंगे इमरान खान साहब। दूसरा, आपने बात की गवर्नेंस की, तो इमरान खान साहब ने गवर्नेंस के तीनों पहलू अगर आप देखें, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरनमेंट, तीनों के ऊपर इस मुल्क की सिमत को ठीक किया है। हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली तीनों डायरेक्शंस जो थी उसकी गलत थी। इकोनॉमिकली उन्होंने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के दिखाया, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान की, रेमिटेंसेस हमारी रिकॉर्ड के ऊपर हैं, एग्रीकल्चर में हमारी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही है, ये सब कुछ इसी इकोनॉमी में हो रहा है। और एक कोविड के मुश्किल जमाने के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को बचा के उसमें से नेविगेट करके दिखाया है। उसी तरह सोशल सेक्टर में देखें तो एक बहुत बड़ी शिफ्ट है। जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा 70 में लगाया गया था, उसको हकीकत इमरान खान ने बनाया, जिसने नया पाकिस्तान सबके लिए करके दिखाया। आज हेल्थ कार्ड तफरीक नहीं कर रहा अमीर और गरीब के अंदर। आज एक गरीब का बच्चा भी वही हेल्थ कार्ड लेके बेहतरीन अस्पतालों में जाके अपनी इलाज कर सकता है। आज एहसास प्रोग्राम के तहत बेहतरीन जो सोशल सेक्टर प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, वो अवाम के कमजोर तरीन तबके तक, जिसको किसी हुकूमत ने नहीं पूछा था, उस तक पहुंचाया जा रहा है। और तीसरा पिलर एनवायरनमेंट का आप देखें तो, जिसका इमरान खान साहब ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी, उसमें पाकिस्तान ने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में एक लीडरशिप करके दिखाई है, और इसको दुनिया ने तस्लीम किया है। आप देखें तो यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी यूएन की स्पीच में पाकिस्तान की तारीफ की कि अगर कोई लीडरशिप है एनवायरनमेंट के अंदर तो वो पाकिस्तान है। यूनाइटेड नेशंस ने फॉरेस्ट चैंपियन दुनिया के 193 ममालिक में से 3 ममालिक को चुना, तो पाकिस्तान को चुना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अगर नेचर लीडर के तौर पे दुनिया के 4 ममालिक चुने 193 ममालिक में से, वो पाकिस्तान को चुना। तो कोई तो बात है जो दुरुस्त हुई है। तो ये आप देखें, ये तीनों पिलर्स, तीनों सतून होते हैं गुड गवर्नेंस के। इसके अंदर मज़ीद इंशाल्लाह हम बेहतरी लेकर आएंगे, और इसमें जरूर खामियां कई जगह पे हुई हैं, और वो आप जिस तरह आप प्रोसेस को डायरेक्शन चेंज करते हैं तो आप उसको साथ साथ रिफ्रेश भी करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे खामियां है, कहाँ पे दुरुस्तगी है, कौन लोग इस विजन के साथ चल रहे हैं और कौन लोग पुराने विजन के साथ चल रहे हैं। और इंशाल्लाह वो वक्त आ जाएगा जब ये शिफ्टिंग होगी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इमरान खान इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। और जो हरे पासपोर्ट की इज्जत का वादा इमरान खान ने किया था, आज सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ऊंचा हो रहा है एक ऐसे मुल्क के तौर पे
जो खुददारी के साथ फैसले कर सकता है। ये मलिया जो सबसे बड़ी बात है कि जो खुददारी की रूह इमरान खान ने अवाम में फूंक दी है, ये इर्रिवर्सिबल है। ये अवाम अब जान गई है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे आप फैसले कर सकता है। पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट भी कह सकता है और पाकिस्तान ये भी कह सकता है आंखों में आंखें डाल के कि हम किसी का गुलाम नहीं है। तो ये इंशाल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसीलिए आप देखें इस्लामोफोबिया कि कितने लोगों ने नारा लगाया इसका, कई चौकों चौराहों पे लोग तकरीरें करते हैं, लेकिन ये इमरान खान की हुकूमत है जिन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर जो बात होती थी उसके खिलाफ एक ढाल बन गए और उसके खिलाफ तमाम पहले OIC को इकट्ठा किया, उधर रेजोल्यूशन पास कराया और उसके बाद पाकिस्तान ने टेबल करके तमाम UN को इकट्ठा किया कि ये इस्लाम जो है इसके खिलाफ ये जो अटैक किया जाता है और इस्लाम को एक मजहब के तौर पे टारगेट किया जाता है और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर जो आजादी राय के नाम पर तनकीद की है वो नाकाबिल कबूल है और तमाम दुनिया ने इस पर एग्री किया है। ये इससे पहले कब हुआ था? और ये तभी होता है जब आपका खुददार लीडर हो, आपका ऐसा लीडर हो जिसकी बात सुनने के लोग तैयार हो, जिसकी लीडरशिप के पीछे चलने के लिए दुनिया तैयार हो। बिल्कुल सही, इसमें कोई शक नहीं। मलिक अमीन असलम साहब, आपने जितनी भी अचीवमेंट्स गिनवाई वो बड़ी वाकई ऐसी अचीवमेंट्स हैं कि हम बचपन से चाहते थे कि पाकिस्तान को पॉजिटिवली इन तमाम चीज़ों के हवाले से देखा जा सके और ये हुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इमरान खान साहब पर एक बहुत बड़ी तनकीद ये होती है कि जी एक तो आपने बुज़दार साहब को लगाया CM पंजाब, जो कि आपकी अपनी हुकूमत की कितने लोगों की नज़र में और आपके अपने कई सपोर्टर्स इस बात से बड़ा इख्तलाफ करते रहे कि इनसे बेहतर कोई शख्स आना चाहिए था और अब रूमर्स आ रही हैं कि शायद उनको बदलने पर इत्तेफाक हो गया है। आपकी इस हवाले से क्या खबर है? और बहुत देर की मेहरबान आते आते वाला हिसाब होगा अगर अब भी वो जाते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली तो बुज़दार साहब में बहुत सी खामियां नजर आई भी। तो इमरान खान साहब ने जो असूली फैसला ये किया था कि वो इस चीज पे ब्लैकमेल नहीं होंगे। अगर कोई ये कह रहा है कि जी आप ये पहले करें और उसके बाद हम आपके साथ मिलेंगे या आपको सपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए वो तैयार नहीं है। सही। उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, हर चीज को देखने के लिए तैयार हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करना है और स्पेशली पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली लो लेवल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है और अगर उसकी मजीद बेहतरी की जा सकती है तो इंशाल्लाह उसके लिए ये पार्टी ओपन है, इमरान खान की गवर्नमेंट ओपन है। लेकिन ये एक ब्लैकमेलिंग चिप के तौर पे इमरान खान के साथ आप नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने ये क्लियरली दिखा दिया है कि इस प्रेशर के अंदर भी, इस मुश्किल के अंदर भी उन्होंने दो चीजें बड़ी क्लियर करके बताई हैं। एक तो ये कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो इस मंडी के अंदर खरीदार नहीं है। इससे पहले क्या होता रहा, हमने स्वात में देखा, छंगा मांगा में देखा कि जब एक साइड से पैसे चलते थे तो दूसरी साइड पे हुकूमत का अपने अवाम की जो तिजोरियां वो खोल देती थी उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन ये इमरान खान खड़े हो गए, हम इस मंडी में, ज़मीर फरोशी की मंडी में खरीदार नहीं है। जिन लोगों ने ये काम किया उनको हम कैफर किरदार पहुंचाएंगे। तो इंशाल्लाह ये डिफरेंट डायरेक्शन है जो पाकिस्तान जिसमें जा रहा है और पूरी उम्मीद है कि यही डायरेक्शन है जिसमें पाकिस्तान को बढ़ना है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसमें बरकत भी डालेगा और इंशाल्लाह इसी डायरेक्शन के जरिए पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएगा इंशाल्लाह ताला। मलिक अमीन असलम साहब, बहुत ही आप मुझे होपफुल भी लग रहे हैं और बड़ी आपने ज़बरदस्त तरीके से अपना मौक़िफ़ भी बयान की। बुज़दार साहब वाली बात खैर आप कुछ थोड़ी बहुत गोल शोल कर गए, इस पे खैर आपके सपोर्टर्स बहुत तनकीद भी करते हैं जब हम इस चीज़ पर सवाल उठाते आए कि ये गलत तकर्रियों में से एक गलत तकर्री थी। और आखिर में मलिक साहब मैं आपसे क्विकली बस पूछना चाहूँगी इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त लें, लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर बिल फर्ज तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है और आपकी हुकूमत बरकरार रहती है तो 1.25 साल में आपके ऐसे कौन से गोल्स हैं जो बतौर फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज आप सोचते हैं कि हम पूरे कर जाएंगे 2023 तक? देखिए मलिया, इसमें हमारा तो एक मोमेंटम के साथ प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है और इंशाल्लाह पीक मोमेंटम पे है। उसमें हमने जो टारगेट्स दिए हुए थे उनको इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे अपने 10 बिलियन ट्री सुनामी के। और उसके साथ साथ हम एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं जिसके ऊपर इस वक्त लोकल और इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स UN की सुपरविजन में काम कर रहे हैं। जिसको कह रहे हैं लिविंग रिवर्स इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव वो है कि जो पाकिस्तान की बैकबोन है इस वक्त वो हमारा इंडस रिवर सिस्टम है और वो अनफॉर्चुनेटली वो सारा सिस्टम अंडर स्ट्रेस है इस वक्त, पोल्यूशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से।
और अगर हमने इस सिस्टम को रिवाइव ना किया तो ये पूरे मुल्क की तबाही का बायस बन सकता है। तो उसके लिए हमने एक पूरी टीम बिठाई हुई है, अप्रैल का टारगेट दिया हुआ है और इंशाल्लाह अप्रैल के अंदर हम मेगा इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि 10 बिलियन की सुनामी से भी बड़ा विजन होगा। अच्छा। और वो पूरी इंडस की इकोलॉजी को ठीक करने का विजन होगा और इंशाल्लाह वो जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के लिए एक लग्जरी नहीं है बल्कि एक नेसेसिटी है आने वाले सालों में कि की इकोलॉजी जिंदा नहीं रहती तो इधर सिविलाइजेशन जिंदा नहीं रहेगी। और इस वक्त बहुत वो स्ट्रेस के अंदर है, फैक्ट्स हमारे पास हैं। तो इंशाल्लाह मौका मिला और इंशाल्लाह जरूर मिलेगा तो इंशाल्लाह इसको हम लॉन्च भी करेंगे और इंशाल्लाह अगले 5 साल में इसको कंप्लीट भी करके दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ मुखलिस होकर जो भी अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हैं नाज़रीन, हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला उसको कामयाब करें, आमीन। फिर चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स हो, छोटे स्टैचर का लीडर हो, बड़े स्टैचर का लीडर हो, कोई ओहदा रखता हो ना रखता हो, जो शख्स पाकिस्तान से मुखलिस है, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की ये दुआ है कि अल्लाह ताला उसको ज़बरदस्त तरीके से सुरखरू करें, कामयाब करें, आमीन। और जो शख्स पाकिस्तान से मुखलिस नहीं, भले वो फिर किसी भी सियासी जमात की छतरी तले है, अल्लाह ताला उसके मजमूम अज़ाइम को नेस्तो नाबूद करें और ऐसे गंद से अल्लाह ताला पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को हमेशा के लिए पाक कर दें ताकि हमारी अवाम भी सर उठाकर जिए, खुददारी के साथ जिए और हम भी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर लेवल हेडेड तरीके से वो इज्जत भी डिमांड करें और उस खुददारी के साथ जिए कि जिसके साथ फिर डेवलप्ड वर्ल्ड जीती है और कामयाब होती है। यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो आखिरी प्रोग्राम के हिस्से में एक बहुत ही अहम इशू पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार, पाकिस्तान की यंग जो जनरेशन है, यूथ में बहुत मकबूल हैं, अदील वड़ाइच साहब। हमारे ही चैनल से इनका ताल्लुक़ है। इनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या खबर है, कल क्या होने जा रहा है। इत्तेहादी इमरान खान के साथ वफा करने जा रहे हैं या दगा करने जा रहे हैं? 28 तारीख तक मौखर तो हो गया है इजलास, लेकिन हो गया क्या 28 को? इनकी क्या स्पेकुलेशन है? अदील अस्सलाम वालेकुम, क्या स्पेकुलेशन है आपकी? वालेकुम सलाम जी मलिहा जी, क्या होने जा रहे हैं अदील? आपकी क्या खबरें हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं? देखें, जहां एक जानिब सामने एक जलसा हो रहा है, बड़ा पावर शो होने जा रहा है, वहीं जो उनके अपोनेंट्स हैं वो भी अपनी बड़ी गैदरिंग करने जा रहे हैं, लेकिन बैकडोर में भी कुछ चीजें चल रही हैं। और इस बैकडोर में ये जो चीजें चल रही हैं, इस बात के इम्कानात हैं कि मामलात जो तसादुम की जानिब जा रहे हैं, इनको किसी तरीके से रोकने के हवाले से दोनों जो फ्री कैन है ये जिम्मेदारी का सबूत दें और कोई ऐसी विन विन सिचुएशन बन जाए। क्योंकि देखें, ये तो अभी आगाज है। ये जो 27 तारीख को जलसा होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बज़ाहिर जो सूरत हाल नजर आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे बज़ाहिर लग रहा है कि काफी लोग निकाल पाएगी। परेड ग्राउंड जो है वो उसमें लोगों की बड़ी तादाद देखने को मिलेगी। लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है कि सवाल ये है कि आगे क्या होगा, आगे तो किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। क्योंकि पीर को जब इसमें तहरीक अदम एतमाद की जो मोशन है, आखिर जब वो मूव कर जाएगी, असल तो दर्जा हरारत उस वक्त बढ़ेगा। जब दर्जा हरारत उस वक्त बढ़ेगा तो मामलात कोई हारेगा या कोई जीतेगा नहीं, बल्कि उसके बाद तो आगे सियासी लड़ाई शुरू होने जा रही है। तो इसमें मैं समझता हूं कि जो मेरे पास इतलात भी है जो कि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं। अर्ली इलेक्शन पर भी बातचीत हो रही है, तो अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाए, लेकिन उसमें ये भी देखना है कि किसको सूट करता है, किसको सूट नहीं करता। तो इसमें अगर देखा जाए तो इमरान खान उनको सूट करता है इलेक्शन, लेकिन अर्ली इलेक्शन से क्या मुराद है? 2022 में ही तो इमरान खान उनकी जमात समझती है कि 2022 के आखिर में अक्टूबर नवंबर में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो वो इस पोजीशन में इस वक्त हैं कि वो इलेक्शन में जाने के काबिल हैं। जो इस वक्त उन्होंने दोबारा उनका जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर गया है, वो ये समझते हैं। जबकि अब नून लीग को भी सूट करता है अर्ली इलेक्शन। नून लीग भी ये समझती है कि इस वक्त उनका जो वोटर है मुतहरिक हुआ है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हक में नजर नहीं आती कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए, क्योंकि सिंध में उनकी गवर्नमेंट है और उनको ये नजर आ रहा है कि अभी वो वफाक में आने की इतनी सलाहियत नहीं रखते। इस वक्त सिचुएशन वफाक के हवाले से, खासतौर पर पंजाब के हवाले से उनके हक में नहीं है, तो उन्हें सूट नहीं करता। बाकी JUI फिर अर्ली इलेक्शन चाहती है,
तो ये अर्ली इलेक्शन एक ऐसी चीज होगी जो विन विन सिचुएशन जो है दोनों फ्रीकैन के लिए बना सकता है। तो इसमें बहरहाल अब इन जलसों में क्राउड, इन जलसों की कामयाबी, ये भी आने वाले दिनों की जो सियासी जो मामलात हैं उनको तय करने के हवाले से ये बहुत सी इंडिकेशन बिल्कुल सही। अच्छा अदील, लेकिन आप देखें कि फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब तो पहले दिन से ही चाहते थे, अभी इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम पाकिस्तान हलफ भी नहीं उठाया था, वो तो उस दिन से चाहते थे कि दोबारा से इलेक्शन हो जाए और किसी तरह से वो भी पावर में उनको अपना शेयर मिल सके। अर्ली इलेक्शंस अगर बिल फर्ज इस साल के आखिर में हो भी जाते हैं तो इससे क्या हासिल हो जाएगा किसी भी फरीक को, भले वो इमरान खान हो, नून लीग हो, कोई भी दूसरी तीसरी जमात हो, कि ये तो वैसे ही आखिरी साल, आपको मुझसे बेहतर पता है कि ये तो इलेक्शन कैंपेन का साल होता है, तो इसमें क्या लॉजिक, क्या साइंस आपको नजर आ रही है? मतलब देखें, ये तो इमरान खान को सूट करता है। इमरान खान जो है वो 1 साल रह गया है, जाहिर है चैलेंजेस मुल्क के इतने बड़े हैं और इन चैलेंजेस को अगले 1 साल में, इसमें कोई शक नहीं है, वो काफी हद तक चीजों को एड्रेस कर पाएंगे, लेकिन एक परसेप्शन और एक चीजों को उस हद तक एड्रेस कर पाना जो उनके दावे थे, तो वो उस तरह से मुमकिन नजर नहीं आता। तो उनको सूट करता है, अवाम में जाएंगे, देखें जी इन्होंने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी और इन्होंने मजबूर कर दिया, इन्होंने ये सारे इकट्ठे हो गए। इमरान खान का जो नैरेटिव है वो तो इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन उनका नैरेटिव हुआ है और उनको तो सूट करता है इस वक्त इलेक्शन में जाकर मजीद अगले 5 साल के लिए अवाम से मैंडेट लेना। वैसे भी उनके पास देखा जाए अमलन तो 2023 आते ही उनके पास तो 5 से 7 महीने होंगे और आखिरी 5 से 7 महीने तो वैसे ही इलेक्शन का जो सवाल होता है उसमें तो हुकूमतें वैसे ही इलेक्शन में जा चुकी होती हैं। तो ये एक फेस सेविंग भी होती है, अपोजिशन को भी इससे फेस सेविंग मिल सकती है और अपोजिशन को इसलिए सूट करता है कि अपोजिशन इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुकी है, अपोजिशन भी फंस चुकी है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि 1 साल रह गया, उनको पूरा करने दें, क्यों ये अपने सर लेते हैं कि जी इनको टाइम पूरा नहीं करने दिया गया। लेकिन मसला ये है कि तहरीक अदम एतमाद 8 तारीख को जब जमा करा दी है, अब अगर वो वापस लेनी है तो उसके लिए उन्हें फेस सेविंग चाहिए और अगर वो वापस नहीं लेते तो उसके नतीजे में कोई भी नतीजा आता है, उसके कोई भी रिजल्ट सामने आता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उस रिजल्ट के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर इमरान खान को सरप्राइज दे देते हैं, इमरान खान मुनखरिफ अरकान को वोट नहीं डालने देते या उनका वोट काउंट नहीं होने देते, उसके बाद हो जाती है जी या ताहयात नाअहली हो जाती है उन अरकान की, या फिर ताहयात नाअहली हो जाती है, तो ये परेशानी तो अपोजिशन के लिए भी है। बिल्कुल। तो इस वक्त सारे फ्रीकैन यही चाह रहे हैं कि खुश उसलूबी से मामले का हल निकल आए। अच्छा, वैसे मेरी इतलात के मुताबिक ऑपोजिशन ने भी 27 तारीख को ही अपने जलसे का ऐलान इसलिए किया था और इमरान खान साहब के 27 तारीख के जलसे का सुनकर जो उनकी 24 की पहले रैली अनाउंस हुई, जो 26 को जा पहुंची, जो फजलुर रहमान साहब उस पर बहुत नाला भी थे कि नून लीग ने क्यों इसको आगे कर दिया है, तो ये भी मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये जानबूझकर इसीलिए किया गया कि किसी तरह इमरान खान प्रेशर में बकल कर जाएं और थोड़ा सा वो बैकफुट पे चले जाएं, लेकिन ये नहीं हो सका। दोनों तरफ जो उनका दिल था कि हमारा जलसा कैंसिल होते होते इनका भी हो जाए, तो वो नहीं हो सका। तो ये भी ऑपोजिशन को जाहिर एक बड़ा सेटबैक मिला। देखें, इस वक्त इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो सब नजरें हैं वो इमरान खान के जलसे पर हैं। अगरचे अपोजिशन 9 जमातें जितना बड़ा जलसा कर लें, देखें वो 9 जमातें एक जानिब हैं, दूसरी जानिब इमरान खान है। अगर इमरान खान लोगों का क्राउड ले आते हैं, परेड ग्राउंड भर देते हैं, तो उसका एक मैसेज है बुनियादी तौर पे इन अपोजिशन जमातों के लिए, आपके पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी, इमरान खान को ताना क्या मिल रहा था कि जी आपका तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, और इमरान खान जो है वो इस वक्त जो कामयाब जलसे कर रहे हैं, उन्होंने जो गुज़िश्ता रोज जो मानसेरा में जलसा किया और उसमें क्राउड को देखा जाए, इससे पहले सवात में दीगर मुकामात पे जिन्होंने जलसे किए, तो उनके जलसे तो इस वक्त वो जलसे हो रहे हैं जो इलेक्शन से तकरीबन महीना पहले होने थे, और उसमें भी शायद उनको वो पॉपुलैरिटी इसलिए ना मिलती क्योंकि इमरान खान, महंगाई फैक्टर, अब महंगाई का आलमी मंडी का जो इम्पैक्ट है। अदील वड़ाइद साहब, हमें ज्वाइन करने के बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली वक्त की किल्लत है तो यहाँ पर हम आपसे इजाजत चाहेंगे। कल बड़ा ही फैसला कुन दिन है, देखते हैं कि किसका पलड़ा अवामी अदालत में भारी रहता है। इमरान खान ज्यादा अवाम को निकाल पाते हैं या फिर ऑपोजिशन के साथ अवामी ताकत ज्यादा होती है, ये तो कल ही फैसला होगा। अब तक के लिए इतना ही, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी रात 8 बजे। पाकिस्तान जिंदाबाद।